रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायत परिसीमन आज से शुरू और इसके साथ ही 2026 पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। और इसके साथ ही बता दें कि 2300 ग्राम पंचायतें होंगे प्रभावित। 28 से 30 जून तक होगा वार्ड संख्या जनसंख्या निर्धारण। इसके साथ ही बता दें कि 12 से 14 जुलाई के बीच अंतिम सूची जारी की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में पंचायत परिसीमन आज से शुरू। 2026 पंचायत चुनाव की तैयारियां काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। और इसके साथ ही 2300 ग्राम पंचायत और इसके साथ ही 28 से 30 जून तक होगा वार्ड जनसंख्या निर्धारण। इसके साथ ही बता दें कि 12 से 14 जुलाई के बीच अंतिम सूची जारी की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि 2026 पंचायत चुनाव की तैयारियां अब काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही हैं। और इसके साथ ही बता दें कि 28 से 30 जून तक होगा वार्ड जनसंख्या निर्धारण और 12 से 14 जुलाई के बीच बता दें कि अंतिम सूची जारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में पंचायत परिसीमन आज से शुरू हो गया है। और इसके साथ ही बता दें कि 2026 पंचायत चुनाव की तैयारियां काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ ही 28 से 30 जून तक होगा वार्ड जनसंख्या निर्धारण और 12 से 14 जुलाई के बीच बता दें कि अंतिम सूची जारी की जाएगी। सो की बड़ी खबर है, जहां पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। और इसके साथ ही हलचल भी तेज होती हुई नजर आ रही है, जहां सभी राजनीतिक दल बता दें कि मजबूती के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। और इसके साथ ही 12 से 14 जुलाई के बीच बता दें कि अंतिम सूची जारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में पंचायत परिसीमन आज से शुरू हो गया है, जहां बता दें कि अब चुनाव की तैयारियां काफी ज्यादा तेज हो गई हैं और हलचल भी तेज होती हुई नजर आ रही है, जहां सभी राजनीतिक दल बता दें कि मजबूती के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में जुटे हुए हैं। और इसके साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायत परिसीमन आज से शुरू। 2026 पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। और इसके साथ ही बता दें कि 2300 गांव प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। 28 से 30 जून तक बता दें कि सबकी बड़ी खबर है, जहां 12 से 13 जुलाई के बीच अंतिम सूची जारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में पंचायत परिसीमन शुरू और इसके साथ ही बता दें कि तैयारियां अब काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। इसी खबर पे रुक करेंगे राजनीतिक विश्लेषक अजय तिवारी। अजय जी, जिस तरह की तैयारियां और आज से पंचायत चुनाव का परिसीमन शुरू हो गया है, तो किस तरह की तैयारियां आप देखने को मिलेगी? क्या कुछ मजबूती मैदान में देखने को मिलेगी? सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और यह पंचायत का चुनाव, प्रधान का चुनाव और पार्षद का चुनाव, यह बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होता है, क्योंकि यह जो चुनाव होता है वह प्रत्याशी अपने क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही जीत पाता है। पंचायत में हमेशा गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, प्रधान में गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और पार्टी नहीं देखते, वो व्यक्तित्व देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस पंचायत के चुनाव में दिलचस्प बात तो ये रहेगी कि पंचायत का चुनाव जीतने वाला व्यक्ति गांव के प्रति कितना सजग रहता है, कितना विकास कराता है। और यह हर गांव वाले को, हर पंचायत के चुनाव में वोट देने वाले को सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह किसी देश की बात नहीं है, यह विकास की बात है। लोकसभा का चुनाव देश की बात होती है, लेकिन यह पंचायत और प्रधान और पार्षद का चुनाव विकास की गति को तेज देने का चुनाव होता है। इसलिए इस पंचायत चुनाव में इस बार बड़ा दिलचस्प चुनाव होगा। भाजपा को कहीं ना कहीं इस पर बहुत विचार करना होगा, जमीनी स्तर कहीं वो खो ना दे। अजय जी, जिस तरह से आपने विकास की बात कही और आपने कहा कि बीजेपी कहीं अपना जमीनी स्तर ना खो दे, तो किस तरह की तैयारी बीजेपी करती हुई नजर आएगी? बीजेपी का हर बार कहना होता है कि हम तो हमेशा चुनाव के मूड में रहते हैं। वह चुनाव के मूड में इसलिए रहते हैं क्योंकि आरएसएस जैसी संस्था प्रतिदिन कहीं ना कहीं काम करती रहती है और आरएसएस के भरोसे वो चुनाव जीतने का काम करते हैं। जबकि मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीतने वाले विधायक, एमपी, सरपंच, प्रधान या जल्दी काम करने नहीं जाते हैं। आरएसएस जैसा संस्था
इन्हें जिताने का काम करता है। इसलिए मैं सरपंच, प्रधान, पार्षद, विधायक और सांसद से भी अपील करता हूं कि आप जमीनी स्तर पर विकास करने की कोशिश करेंगे तो जिस पार्टी में रहेंगे सम्मान आपका बढ़ता रहेगा। अजय जी, जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे लड़ती है और उन्हीं के नाम पे खड़ी होती है, लेकिन जहां एक और विपक्ष की भी बात करें तो विपक्ष का भी गठबंधन है, लेकिन अगर अकेले लड़ने की बात आए तो वो भी कमजोर होता हुआ नजर आता है। नहीं, बिल्कुल वो तो कमजोर है ही है। आज कांग्रेस का धरातल तो बिल्कुल गिरा हुआ है। जो कांग्रेस अपने आपको याद होगा सेवा दल जैसी संस्था, बहुत सी संस्थाएं ऐसी थी कांग्रेस की, वो बिल्कुल धरातल पे है। उसका नेतृत्व, कांग्रेस का नेतृत्व करने वाला व्यक्तित्व ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में एक बात तय है, भारत देश में वही सरकार बढ़िया चलती है जिसकी विपक्ष मजबूत होती है, और विपक्ष के विवेक पर निर्भर करता है कि जनता के हित की बात कौन करेगा। क्योंकि सरकारों से जवाब लेना, आज नरेंद्र मोदी से या किसी मुख्यमंत्री से जवाब लेना हो तो विपक्ष का ही व्यक्ति बोल सकता है। तो विपक्ष के व्यक्तियों को ध्यान देना होगा कि जनता की ऐसी कौन सी हित की बात है, कौन सा ऐसा मुद्दा है, चाहे वो टैक्स का हो, जीएसटी का हो, बेरोजगारी का हो, गैस का हो, प्याज का हो, सब्जी का हो, दूध का हो, या कोई ऐसा ज्वलंत मुद्दा जो सामाजिक हो, उसको विपक्ष ही उठाता है और आंदोलन करने की कोशिश करता है, तब जाकर सरकार सुनने का काम करते हैं। यह बात विपक्ष को ध्यान रखना चाहिए। और कांग्रेस इस धरातल पर इसीलिए मजबूत नहीं हो पा रही है कि कांग्रेस अपने लोगों को एकत्रित नहीं कर पा रही और ना ही वो संस्था को मजबूत कर पा रही। अजय जी, लेकिन अगर जिस तरह से आप बता रहे हैं, लेकिन अगर ठीक है, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव के यूपी में नतीजे देखने को मिले, लेकिन अगर वहीं उल्टा कर दे तो उपचुनाव में बीजेपी कहीं ना कहीं आगे थी और विपक्ष ओवर कॉन्फिडेंस में था। तो क्या इस बार फिर से विपक्ष ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आएगा? और जिस तरह से आप मुद्दों की बात कर रहे हैं तो विपक्ष के पास भी आखिर यही मुद्दे हैं, बेरोजगारी, किसान, लेकिन इससे ऊपर क्या है विपक्ष के पास? देखिए, ऐसा है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव होते हैं तो जिसकी सरकार होती है वह चुनाव जीत जाता है, क्योंकि जनता उसकी तरफ झुकाव रखती है। लेकिन इस बात को फेल करने में गुजरात को देखिए। अभी गुजरात में उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव में आम आदमी पार्टी, जिसका दिल्ली में जनाधार खो चुका था, वह व्यक्ति वहां से चुनाव जीत जाता है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये राजनीतिक पार्टियां जो अन्य राज्य के लोग रहने वाले प्रवासी हैं उनकी अनदेखी करते हैं, जिसकी वजह से गुजरात में अरविंद केजरीवाल जी सक्सेस हुए। और उत्तर प्रदेश में जो ये जीत होती है, उपचुनाव की जीत होती है, वह डिपेंड करता है कि वह सरकार के किस तरफ झुकने का काम करते हैं। ठीक है अजय जी, मैं आपकी बात समझ गई। जिस तरह से आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल गुजरात में समर्थन मिलना और या जो भी, लेकिन अगर बात की जाए तो क्यों इतने समय से सत्ता में आम आदमी पार्टी थी दिल्ली में, लेकिन अगर देखा जाए तो इतने समय बाद बीजेपी की वापसी, और ये भी नहीं भूला जा सकता कि केंद्र में आखिर है बीजेपी की ही सरकार। देखिए आदरणीय, अरविंद केजरीवाल जी ने जिस बातों पर, जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ा था, वह मुद्दा बहुत गरीब तक के लोगों का था, जो बेचारे परेशान थे घूस दे करके, जो बेचारे परेशान थे अपनी रोजी रोटी को लेकर के, तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जिताया। अब अरविंद केजरीवाल जी ने जब झुग्गी झोपड़ी तोड़ना शुरू किया, जब गरीबों को दरकिनार करना शुरू किया, जब प्रवासियों को बाहरी कहना शुरू किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचली के नाम पर, वहां पूर्वांचली आपको पता होगा, दिल्ली में 2.25 करोड़ की जनता में 1.7 1,70,000 मतलब 1,70,000 यानी 1.7 करोड़ प्रवासी रहते हैं, जो उत्तराखंड के हैं, बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, गुजरात के हैं, बंगाल के हैं। उन लोगों को छलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करके और चुनाव जीत गया। आज रेखा गुप्ता क्या कर रही हैं? आज जो मकान लिंटर्ड हैं, वह लिंटर मकान को तोड़ा जा रहा है। आप लिंटर मकान को तोड़ने से पहले ये देखिए कि कौन सा अधिकारी था उस समय, कौन सा ऐसा व्यक्ति था, कौन सा थाना था जिसने लिंटर्ड को बनने दिया। झुग्गी झोपड़ी तोड़ना कोई बात नहीं, बड़े कम खर्चे में झुग्गी झोपड़ी बनता है। हर आदमी कहता है झुग्गी झोपड़ी कोई लिंटर्ड नहीं है, लेकिन इस बार रेखा सरकार ने जो लिंटर्ड मकान को तोड़ा है,
तो पहले घर दो, फिर तोड़ो, वरना इन गरीबों को जहर दे दो और मार दो। नहीं ठीक है भारतीय जनता अजय जी ठीक है। मैं जिस तरह से आप बता रहे हैं मैं उससे एक बात समझना चाहती हूँ कि जनता का आखिर मुद्दा है क्या, क्योंकि विपक्ष भी हमेशा दो ही मुद्दों के साथ मैदान में नजर आता है, किसान, बेरोजगारी और जनता का हक मारना। और बीजेपी एक ही मुद्दे के साथ हमेशा मैदान में आती है कि विकास कार्य है। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि अब पंचायत चुनाव में जब राजनीतिक दल आएंगे और बीजेपी और कांग्रेस की अगर बात करें, अकेले की, कोई सहयोगी दल की नहीं, अगर अकेले की बात करें तो उनके दोनों के मुद्दे क्या होंगे इस बार? देखिए, मैं आपको बताऊं, भारत देश के प्रत्येक राज्य में जो जनता रहती है वो लगभग 60 से 70% जनता भोली भाली होती है और अपने सरकार को चाहती है कि वो मेरी मदद करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया है कि 140 करोड़ जनता में 80 करोड़ जनता को वह 5 किलो अनाज देती है। इसका मतलब 80 करोड़ जनता भुखमरी के कगार पर है। और वहां जो भुखमरी के कगार पे होता है, जो दाई का काम करता है, जो लेबर का काम करता है, वह विश्वास रखता है और यह उम्मीद रखता है जिससे कि वह पंचायत के चुनाव में, प्रधान के चुनाव में या कहीं भी चुनाव में उसको वोट दे देता है। लेकिन उसका वोट खराब तब होता है जब ये उसकी सुनी नहीं जाती। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में, सरपंच के चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी को इस दुख तो झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़ी जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ है। आप बताइए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने गांव के गांव गोद लेने को कहा था। आप मुझे एक गांव का नाम बताइए जिसे सांसद ने गोद लिया हो और वह सुंदर बन गया हो। तो इसलिए इस बार बड़ी कड़ी टक्कर मिलेगी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है अजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में खास बातचीत हमारे साथ करने के लिए। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक